जो सवाल है ये सवाल बहुत डिटेल्ड से जवाब देने का है, 3-4 घंटा लगेगा। ये पूरा चीज़ों को अगर हमें जो है पूरा तरीके से एनालाइज करना है तो बेसिकली जो टेरर प्रोसिक्यूशंस है, आप अगर पूरा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेरर प्रोसिक्यूशंस को अगर आप देखें तो उसमें 5 किस्म का टेरर केसेस है। नंबर 1 है जहाँ पर पूरा तरीके से इनोसेंस को पकड़ते हैं, और बेसिकली 6 किस्म का है जो कम्प्लीटली इनोसेंस है, जिसमें जो है टॉर्चर करके एनहांस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक्स जो नाम है उसका। Coming to the subject, actually there are 6 different kinds of terror cases, which is named as terror cases. Number 1 are cases where 6 different cases. One is a case where there are completely innocent, जिसमें बिल्कुल मासूम किस्म के लोगों को पुलिस पकड़ के टॉर्चर करके एनहांस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक्स जिसको नाम दिया गया है वो करके कंफेशनल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसका उदाहरण है समझौता एक्सप्रेस है, मालेगांव है, 2006-2008 के मालेगांव है, अजमेर दरगाह है, मक्का मस्जिद है। ये तमाम केसेस कोर्ट के अंदर ही ये साबित हुआ कि इनोसेंस है। नंबर 2 केसेस है जहां पर इन्फॉर्मर्स जो पुलिस के लिए काम करते हैं वो इन्फॉर्मर्स को जो है एक टाइम में इस्तेमाल करने के बाद उनको डिस्पोज किया जाता है, और वो डिस्पोज करते वक्त उनको जो है टेरर केसेस में इम्प्लीकेट किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके स्टोरी दुनिया को जो है नहीं बताना है, इसलिए उनको जेल के अंदर डाला जाता है। इसका एक जो है उदाहरण है इरशाद अली एंड मौरिफ कमर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। और तीसरा किस्म का केस है जहां पर इंस्टिगेटर्स होते हैं। इंस्टिगेटर्स बेसिकली पुलिस के इन्फॉर्मर्स ही है, लेकिन उनका काम है इंस्टिगेट करना, कोई वायलेंस करने के लिए, और उनको जो है जो है भड़काना, लोगों को जो है उगलवाना, चीज़ों को जो है बोलने के लिए और करने के लिए। तो ये जो इंस्टिगेशन का जो मॉड्यूल है वो पूरा दुनिया में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो सक्सेसफुली किया है। इंडिया में भी हुआ है। उसका एक अच्छा उदाहरण है इरशाद अली का खुद का केस, जो सीबीआई इंक्वायरी में यह साबित हुआ कि वो खुद इंस्टिगेट करते थे जो है, और वो इनोसेंट साबित हुए बाहर आए। और नंबर 4 केस है जहां पर क्रिमिनल्स जो नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, जो अलग अलग किस्म के सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट करते वक्त ये क्लेम करते हैं कि ये खूंखार आतंकवादी है या ड्रेडेड टेररिस्ट है, और उनको जो है जो अरेस्ट करने की वजह से पुलिस को गैलेंट्री अवार्ड्स और प्रमोशन वगैरह उसके वजह से मिलता है, ताकि वो नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी को पकड़ा है, ये साबित ये बोलने की वजह से उनको जो है स्पेशल जो है अवार्ड्स दिया जाता है। और नंबर 5 किस्म का केस है जहां पर पॉलिटिकल डिसेंट, जिसको जो है सियासी तौर पर जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिसिडेंट्स है, उन लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अभी देखा ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लड़ाई किया है, जो भी जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया है डेमोक्रेटिक मीन्स इस्तेमाल करके, और ये बार बार कहा है कि कोई भी वायलेंस हमारा तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर जो है उकालिद जैसे लोग, वो लोग को यूएपीए वगैरह केसेस में डाल के टेरर केसेस में फंसाना, और जो वाकई जो करते हैं जो वायलेंस करते हैं, जो पॉलिटिकल जो है पार्टी और पॉलिटिकल रूलिंग क्लास के साथ रहते हैं, वो कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके खिलाफ यूएपीए छोड़िए, लेकिन एक केस भी उनके डाला नहीं जाता। तो ये है 5वां किस्म केस। और छठा या लेवल का केस जहां पर वाकई वो वायलेंस में विश्वास करते हैं, वो पॉलिटिकल जो है वायलेंस कह सकते हैं उसको, या टेररिज्म के नाम डाला जाता है उसको, तो ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। तो ये 6 किस्म का अलग अलग केसेस, आप जो है ये पूरा टेरर केसेस को आप अगर 5 मिनट में अगर समेटने के लिए बोलेगा तो मैं यही बोलूंगा। और ये रिसेंट अरेस्ट के बारे में हमें तो ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो है बहुत ही चाइल्डिश किस्म का जो है क्लेम्स है, जिसमें परोटा, जो केरला के जो मलबार परोटा है, वो बनाते हुए आईसिस और जो है अलकायदा वगैरह के लिए फंड बनाने वाले जो है एक किस्म का केस है ये। ये तो यहाँ पर एक बड़ा मजाक बन गया था केरला में कि आईसिस और अलकायदा इतना जो है कमजोर हो गया है कि वो लोग जो है परोटा बना के जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। तो उसका हकीकत हमें जानता नहीं है अब तक, कोई जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शायद आ रहे हैं ग्राउंड्स में। तो इसमें टेरर केसेस के बारे में बहुत तफसील से बोलने का है, मैं उसके तहत अभी मतलब वो तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। एक्चुअली द टाइमिंग, मतलब इफ यू गो इनटू डिटेल्स, थिंग इज आप जब ये टेरर केसेस का डिटेल्स में जाएंगे तो हर टेरर केस का जो कैलेंडर है, जो उसको मीडिया में गुफ्तगू किया जाता है, वो कैलेंडर कहीं ना कहीं ऑनगोइंग पॉलिटिकल जो है जो हंगामा है उससे जुड़ा हुआ होगा। जब एक रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस जब भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस में पहुंच जाते हैं तो उसको बचाव करते हैं जो है ये पूरा टेरर डिस्कोर्स। फॉर इंस्टेंस फिल वक्त जो मानसून सेशन जो पार्लियामेंट में चल रहा है बहुत ही कंटेंशियस,
बहुत ही जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको मालूम है पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया में हंगामा चल रहा है बड़े पैमाने पे, फार्मर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ, उनके जो है उनके उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जो मिनिमम प्राइस एंड एश्योरेंस का जो है जो था अब तक जो गवर्नमेंट देते थे, उसको भरपूर तरीके से बंद किया करने वाला उनके खिलाफ 3 बिल्स पास किया गया। और जब ये हंगामा शुरू हो गया, फौरन अलकायदा आ गया, आईसिस आ गया, ताकि पूरे लोगों का जो है डाइवर्शन हो जाए। बेसिकली इसको डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कहते हैं, उसका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए और लोग जो है नॉन इश्यूज को गुफ्तगू करे और इश्यूज को ना गुफ्तगू करे। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, मीडिया के जो है जो कंट्रोल करने वाला मिनिस्ट्री का, इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू ना करे। मुर्शिदाबाद में जो परोठा बेचने वाला लोगों का जो अलकायदा है वो ज्यादा गुफ्तगू करे। आप जो है देखेंगे उसी दिन जब ये लोगों को अरेस्ट किया था, वो अरेस्ट करने का दिन ही एक दूसरा केस था जो बहुत ही हाई प्रोफाइल स्पाई केस है। बेसिकली उसमें अगर उसका मजहब रिलीजन माना, आपको मालूम है इंडिया आजकल जो है पूरा मजहब के आधार पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें जो लोग हैं 3 लोग जो पकड़ा गया था वो हिंदू लोग थे। और उसमें जो है आपको मालूम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो है लीडर है, उसमें काम करने वाला रिसर्चर भी थे, उसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी थे उसको। तो इसके बड़े इतना बड़ा एक नेटवर्क ऑफ स्पाई नेटवर्क के बारे में भी उसी दिन अरेस्ट हुआ था, लेकिन वो कहीं भी गुफ्तगू में नहीं आया। गुफ्तगू पूरा जो है हो रहा है अभी जो है जो अलकायदा है, जो नॉन इश्यू है, हमें पता समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाकई वो केस का हकीकत क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका हकीकत हम सब लोग जानेंगे। बेसिकली इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया अगर आप देखेंगे तो एक बुनियादी सवाल है कि व्हाई डू दे हेट अस, हमें वो लोग ये लोग क्यों नफरत कर रहा है। ये बुनियादी सवाल है कि ये नफरत का अंदर क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंटेंट ऑफ दिस फोबिया एंड मतलब हेट। तो इसमें आप अगर डीपली जो है जरा डिग करेंगे तो पता चलेगा। हमने तकरीबन 8 महीने ये जो हेट मॉन्गरिंग जो फेसबुक पेजेस है और जो है इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ग्रुप्स है, ये तमाम डिबेट्स को और उनके पूरा प्रचार को बहुत करीब से देखने के बाद हमें जो समझ में आया है, बेसिकली इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया 5 अलग अलग किस्म के इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के अंदर इसको पूरा हम समेट सकते हैं। दिस आर द 5 जो है कैंपेन और हेडिंग्स, चैप्टर्स अंडर विच देयर मे बी डिफरेंट सब हेडिंग्स टू दिस, बट इस्लामोफोबिया को जनरली आप इंडिया के अंदर देखेंगे कैसे नफरत फैलाया गया, तो ये 5 टॉपिक्स में है जो इस्लामोफोबिया या नफरत को फैलाया गया है। नंबर 1 ये है कि ये बताया गया कि मुसलमान एंटी हिंदू है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ है। मतलब इससे बड़ा जो है गलत चीज नहीं हो सकता, इतना इससे बड़ा मिथ या फॉल्स नहीं हो सकता कि कोई मजहब के खिलाफ है इस्लाम। ये जो है ये बताया गया कि हिंदू को काफिर मानते हैं। उसके अलावा पंडित को जो है एक्सोडस किया गया जम्मू में या कश्मीर में, और जो है कऊ को स्लॉटर करते हैं, हमारा कऊ देवता को। राम मंदिर के खिलाफ इसलिए क्योंकि वो लोग राम के खिलाफ है। मतलब यह है कि ये एंटी हिंदू है। इवन सेक्युलर फोर्सेस भी जो मुसलमान के साथ या मुसलमान वोट देते हैं, वो भी बेसिकली मुस्लिम अपीसमेंट करके एंटी हिंदू का काम किया है। तो नंबर 1 आइडिया यह है कि मुसलमान एंटी हिंदू है। नंबर 2 यह है कि मुसलमान और इस्लाम बेसिकली मदर ऑफ ऑल इवल्स है। इस्लाम एंड मुस्लिम्स कैन नॉट इंटीग्रेट इनटू द सेक्युलर एंड लिबरल सोसाइटीज, ये जो है बताया गया। और ये भी बताया गया कि इस्लाम के अंदर पूरा टेररिज्म है, वायलेंस है, ये गंदे लोग हैं, ये लोग नॉनवेज खाते हैं, ये लोग बेसिकली जो है इवन घर के अंदर जो है औरतों को मारते हैं, पिटाई करते हैं, ये लोग ट्रिपल तलाक करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वायलेंस एक एक जो है चीज होके फैलाया गया कि मुसलमान और वायलेंस ये हैंड इन हैंड है। ये दूसरा पॉइंट है जो इस्लामोफोबिया फैलाने में। और तीसरा पॉइंट है कि मुसलमान जहां रहते हैं वो मुल्क के साथ उनको कोई मोहब्बत या लगाव नहीं है, वो लोग ट्रेटर्स है। ये मुल्क के साथ लव नहीं है, मुल्क को वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं। इसीलिए हम नेशनलिस्टिक जो है उनसे अगर पूछते हैं कि आप इस्लाम को ज्यादा पसंद है या इंडिया को ज्यादा पसंद करते हैं, तो मुसलमान कहेगा हमें फर्स्ट इस्लाम पसंद है, फिर इंडिया पसंद है। तो मतलब यह है कि एक मिथ ये बनाया गया कि मुसलमान बेसिकली इंडिया को पसंद नहीं करते। अगर इवन क्रिकेट मैच भी होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडियन मुस्लिम हमेशा सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी टीम को, ये बताया गया। तो इस तरीके से अलग अलग मिथ्स। 4th ये है कि पॉपुलेशन एंजाइटी के मुसलमान के जो आबादी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, हाई फर्टिलिटी रेट है मुसलमान का,
और वो लोग कन्वर्जन भी करते हैं। उसके अलावा उनके अंदर एक हिप्नोटाइजिंग पावर है। मुसलमान से कोई बात करेगा तो फिर वो उनका जो है ब्रेन वॉश हो जाता है कुछ टाइम के अंदर और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उस मतलब पॉपुलेशन एंजाइटी में ये भी आता है कि कन्वर्जन, इसलिए एंटी कन्वर्जन बिल वगैरह अभी जो है गुफ्तगू में है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बुनियादी जो ड्राइविंग फोर्स है वो पॉपुलेशन एंजाइटी है, आप देख सकते हैं। लव जिहाद भी करते हैं, वो भी पॉपुलेशन एंजाइटी में आता है। तो मतलब ये है कि फोर्थ टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आएगा। फिफ्थ ये है कि मुगल टाइम्स में जो हिस्ट्री में मुसलमान मुस्लिम रूलर्स 400 ईयर्स बैक वो लोग जो है यहाँ के हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया है, टॉर्चर किया है, ऑप्रेस किया है। तो हमें अभी आज उसको रिवेंज करना है। आज मुर्शिदाबाद में या जो है मालदा में, कोलकाता में जो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, उन लोगों को पिटाई करके हमें 400 साल पुराने जो है औरंगजेब का बदला लेना है। ये जो है बदला लेने का रिवेंज, टेक रिवेंज ऑन मुगल हिस्ट्री ऑन या मुगल ऑपरेशन, ये पांचवा जो है चीज है जो इस्लामोफोबिया को इंडिया के अंदर बनाए। ये 5 टॉपिक्स है बेसिकली और उसका सब टॉपिक्स जो बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया को फैलाने में या मुसलमान को हेट करने में लोगों को पुश करते हैं या लोगों को जो है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। तो उसके लिए मैसिव नेटवर्क इस्तेमाल मतलब पीछे काम कर रहा है। आईटी सेल उसमें एक है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, आज सैटेलाइट टीवी आप कोई भी देखेंगे, रात के जो प्राइम टाइम टीवी डिस्कशन है पूरा इस्लामोफोबिक है। आप देखते हैं पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी का जो है सिविल सर्विस का एग्जाम अभी आजकल आया, उसमें इक्का दुक्का मुसलमान का नाम भी है। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए जो है काम करके भी जो है उसमें लोगों का जो है जो भी मदद करना है वो सब करके ही इतना लोग आया है। उसके अलावा खुद बच्चे जो है अपने तौर पर भी मेहनत करके, मतलब यह है कि हर कम्युनिटी एफर्ट्स को जिहाद के साथ जोड़ा जाता है। यूपीएससी जिहाद नाम डाला गया उसके साथ, उसका नाम है यूपीएससी जिहाद। कोरोना जब आ गया तो कोरोना जिहाद आ गया, मतलब मुसलमान में फैलाया कोरोना। अगर मुसलमान ने इलाज करने के लिए अपना प्लाज्मा को दे दिया तो प्लाज्मा जिहाद हो गया। कुछ भी करेगा तो वो जिहाद है। मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत सारे फेसबुक कॉन्फ्रेंसेस और फेसबुक सेमिनार्स हो रहा है, तो कल या परसों एक नया प्रचार आएगा फेसबुक जिहाद। मतलब ये हर चीज जिहाद है, हर चीज जिहाद ही है, वाकई जिहाद है। लेकिन जिहाद का मायना वो नहीं है जो ये लोग फैला रहा है। मतलब ये एक मजाक बना दिया है इस्लामोफोबिया आजकल कि अगर थोड़ा अगर दिमाग है तो जाहिर सी बात है कि ये विश्वास नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि एसआईओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा जिम्मेदारी है कि ये जो 5 टॉपिक्स मैंने गिनाया, ये 5 टॉपिक्स के तहत जो भी प्रचार है उसको जो है खुलासा करना, उसको डिस्प्रूव करना, उसके साथ जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके साथ किया भी। किसी ने बताया कि क्या सिर्फ टेक्स्ट के साथ आर्टिकल्स लिखना या लिटरेरी तरीके से ही उसको डील कर सकते हैं? नहीं, इसको डील करने के लिए आज के दौर में, ये क्रिएटिविटी का दौर में बहुत सारे तरीका हमारे सामने खुला हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रचार मिलता है और लोग पसंद करता है, लाइक्स एंड कमेंट ज्यादा मिलता है, फॉरवर्ड ज्यादा मिलता है जब उसमें कुछ एंटरटेनमेंट होता है। तो एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर के बहुत सारे चीज सही कम्युनिकेशंस आप लोगों के सामने कर सकते हैं। देखिए ये लव जिहाद जो है क्या बकवास है, तो उसको आप जो है सही तरीके से उसको खुलासा कर सकते हैं मजाकिया के साथ। तो ये क्रिएटिविटी का रोल बहुत बड़ा है, ये भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह तफसील से। Yes, regarding countering the Islamophobia phenomenon that we have across the globe, regarding the solution to Islamophobia, I think there is basically 4 किस्म का जो है steps, 4 steps है जिसके जरिए से हम इस्लामोफोबिया को basically एक 4-step approach towards solution to Islamophobia. Number 1 basically defining Islamophobia है, जो इस्लामोफोबिया एज अ वर्ड उसको एक एकेडमिक फ्रेमवर्क के साथ उसको थियराइज करना, ये नंबर 1, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया उसको डिफाइन करना नंबर 1। नंबर 2 है डॉक्यूमेंटिंग इस्लामोफोबिया व्हिच इंक्लूड सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इस्लामोफोबिया। ये हम जो है सही तरीके से सही मेथोडोलॉजी के साथ हम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 है डीकंस्ट्रक्टिंग इस्लामोफोबिक नैरेटिव्स, जो है जो मौजूदा नैरेटिव्स है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसको सही तरीके से उसको एड्रेस करने के लिए एसआईओ जैसा ऑर्गेनाइजेशंस उसमें बहुत बड़ा काम वाकई कर सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 ये है कि रिकंस्ट्रक्टिंग न्यू पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक नैरेटिव्स अराउंड मुस्लिम्स एंड इस्लाम, इसको जो है हम बहुत सीरियसली काम करें। ये 4 अप्रोचेस या 4 स्टेप्स है जो मेरे ख्याल में इस्लामोफोबिया को अगर आप एड्रेस करते हुए सोल्यूशन के लिए आप ढूंढ रहे हो तो उसमें उसका डिटेल्स वाकई हम जो है बैठ के तफसीलात से उसको एक बार जो है एक डिस्कशन के लिए रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे एक छोटा सवाल जवाबात में वो कंप्लीट नहीं कर सकता।
ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, उसको एक स्पीच या एक सीरीज ऑफ कैंपेन्स नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू इस्लामोफोबिया। क्योंकि इस्लामोफोबिया कुछ लोग मिल करके या कुछ मुल्क इंक्लूड करके एक छोटा चीज नहीं है। जो आपके कुछ लोगों का जो है जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को जो है डिफेम किया जाता है, ये नहीं है। इस्लामोफोबिया एक बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ कि शहनवाज भाई के स्पीच में ऑलरेडी आ चुका होगा। तो इस्लामोफोबिया इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। उसमें अलग अलग मुल्कों का जो है जो डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एक दुनिया के बहुत बड़ा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है जो उससे लाभ बनाता है। तो कुछ लोग या बहुत बड़े ऊपर रहने वाला बिलियनर्स जो है उससे लाभ उठा रहा है। तो बेसिकली इट्स अ प्रॉफिटेबल लार्ज नेटवर्क जो है उसके पीछे मौजूद है। तो उसको आप अगर एड्रेस करना है, सोल्यूशन की तरफ अगर आपको बढ़ना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स चाहिए, जिसमें मल्टी लेवल्ड अप्रोच चाहिए। उसमें जो है स्ट्रेटेजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जो है एकेडमिशियंस, जो है अलग अलग किस्म के एक्सपर्टीज एक साथ बैठ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक्चुअली व्हाट आई फील इज, हमें जो है मुस्लिम यूथ्स के अंदर पॉजिटिविटीज भरना, ये हमारे एसआईओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा आज का जो है उत्तरदायित्व है कि हम एज एन ऐसा कम्युनिटी मुस्लिम यूथ्स जो है नेगेटिविटी से आजकल हमें भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा मेहनत करके कंट्रीब्यूशन करने का, समाज में कंट्रीब्यूशन करने का, समाज में कुछ देने का जो है एक जो है एक काम हमें करना चाहिए। बेसिकली नंबर वन ये है कि हम पॉजिटिव एंड जो है कंट्रीब्यूटिव एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इरेडिकेट फियर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस। हमारे यूथ के अंदर आजकल अगर है, मैं समझता हूँ कि सबसे कम फियर हमारे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में ही होगा। लेकिन फियर को पूरा तरीके से दूर करके कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो है प्रचोदित करना। नंबर तीन ये है कि यूनिटी एंड अलायंस। हम लोगों को, मुस्लिम उम्मत एक उम्मत है। हम जो है चाहे हम जितने भी हमारे अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो सब साइड में रखे, लेकिन हम उम्मत है, एक किबला, एक प्रॉफिट, एक अल्लाह, एक कुरान, जो है सब एक है हमारे लिए, आखिरत भी एक है। तो हम एक उम्मत है। और उसके साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज में विश्वास करने वाला, जो अच्छाई में विश्वास करने वाला समाज में जो भी ग्रुप्स है वो सब हम एक है। बेसिकली यूनिटी एंड अलायंस, ये जो भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी मजहब हो, वो सब हमारे साथ है, हम अलायंस है। अगर वो जो है ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं, ह्यूमैनिटेरियनिज्म में विश्वास करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस वगैरह में विश्वास करते हैं। नंबर तीन है यूथ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड एडवोकेसी का जो है एक जो है रुझान उनके अंदर पैदा करने के लिए कोशिश करना। मैं समझता हूँ एसआईओ इस डायरेक्शन में बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर चार यह है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट है, इंटरनेशनल नेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स है, हमारे अंदर यहाँ पर पंचायत है, विलेज ऑफिस है, ये जो पुलिस स्टेशन है, ये तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे हम इस्तेमाल करना है, उसको उसके अंदर हमारा राइट्स क्या है, हमारा ड्यूटीज क्या है, ये तमाम चीज हम ये करें, अवेयरनेस पैदा करें। नंबर 6 ये है कि म्यूचुअल एंगेजमेंट, हमारे यहाँ के अलग अलग कम्युनिटीज के साथ एंगेज करने के लिए हम लोगों को बताना है। डिसएंगेजमेंट, ये कम्युनल फोर्सेस का, हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो डिसएंगेजमेंट है, बगावत, शत्रुता बनाना। उससे उसके एंटीडोट ये है कि हम एंगेज करें। इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ा लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़ाहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अलीम। जो आप जो है लोगों, जो सबसे बुरे लोग या सबसे बगावत करने वाले लोगों से आप सबसे अच्छा तरीके से आप बिहेव कीजिए, तो जो है आपके सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग आपके सबसे करीब बन जाएगा। ये कुरान का एक प्रिंसिपल है। ये छठा 6th पॉइंट है। नंबर 7th ये है कि जो है सॉरी 8th पॉइंट ये है कि डिफेंसिव एटीट्यूड एंड माइनॉरिटी माइंडसेट, ये हमें जो है निकालना है हमारे अंदर से कि हम एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, हम एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ मायना नहीं रखता है। हम अगर क्वालिटी नहीं है समाज के अंदर, तो कोई नंबर उसका मायना नहीं रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 ये है कि इस्लाम को खुद हमें लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न करने का जरूरत है। हमें कॉन्टेक्सचुअली टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमें दोबारा जो है इस्लाम को पढ़ना होगा। ये सब उम्मत के अंदर हमें जो है बताना होगा। नंबर 10 यह है कि एम्पावर, जो है हमें खुद एजुकेशनल एम्पावर करना है। सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट। ये 10 चीज है, मैं समझता हूँ आज के मुस्लिम कम्युनिटी के जो 21st सेंचुरी सर्वाइवल किट के नाम से
मैं उसको पेश करना चाहूँगा कि हमें ये नया जनरेशन के अंदर बच्चों के अंदर जो है ये 10 चीज़ जो है बढ़ाने का कोशिश हम करें, बिल्कुल हमारे लिए फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आज जो आप देख रहे हैं माहौल, नेगेटिव माहौल, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, हेट कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो बहुत शॉर्ट लाइफ्ड है। आज आप देख रहे हैं जो हिंदुत्व ऑनस्लॉट है, ये जो वो जो यूफोरिया उनके अंदर जो देखते हैं, ये बहुत ही कम टाइम के अंदर, वो लोग भी जो कैलकुलेट करते हैं उससे भी बहुत कम टाइम के अंदर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हेट कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसका लाइफ बहुत कम है। नाज़ी जर्मनी में जो है हम इस्लामोफोबिया के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी सेमिटिज्म या ज्यूज के खिलाफ जो फोबिया बनाए थे जो है ये लोगों ने नाज़ी जर्मनी में, वो सिर्फ 12 साल था। जो हिस्ट्री में हम हमेशा जो देखते आए हैं, वो सिर्फ 12 साल रहा, 33 से लेकर 1933 से लेकर 1945 तक। 1945 से फिर हिटलर भी नहीं है, नाज़ी पार्टी भी खत्म हो गया, दुनिया के ये जो है सरजमीन से वो खत्म हो गया। तो उतना ही उसका लाइफ है। तो हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक लॉन्ग जो है चीज़ों को देखते हुए हमें दूरंदेशी होके एक जो है बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का ज़रूरत है। एज ए यूथ कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है।